बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। आज हम यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 8 जो है फिज़िक्स का, वो डिस्कस करेंगे, जिसका नेम जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, ठीक है? ओके, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया, थोड़ा सा पहले हम वो देख लेते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में जो हम डिस्कस कर रहे थे, हमने दो जो है वो टेंशन के जब केसेस डिस्कस कर लिए थे, उसके बाद फिर हमने फोर्स एंड मोमेंटम डिस्कस किया था। वो भी एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन था बोर्ड का। आज हम देखेंगे जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। ये जो वर्ड मोमेंटम है, ये आपके लिए अब नया नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिटेल से पहले डिस्कशन की हुई है कि मोमेंटम क्या चीज़ होती है। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि मोमेंटम क्या होता है, तो आप फ़ौरन कहेंगे कि सर ये मास एंड वेलोसिटी का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और मोमेंटम कैसे जनरेट होता है, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिए। और आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी सिस्टम के अंदर, सिस्टम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते किसको, पहले आप ये देखें। सिस्टम कहते हैं जो कोई एक चीज़ बाउंड्री के अंदर हो रही हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टम। जैसे कि आप अगर केमिस्ट्री में देखें तो वो कहते हैं जी पिस्टन, सिलेंडर एंड पिस्टन, तो वो एक सिस्टम बना देता है कि जो गैस सिलेंडर के अंदर होगी, उसको हम अगर प्रेशराइज़ करेंगे तो वो एक सिस्टम के अंदर गैस प्रेशराइज हो रही होती है। तो अगर हम इस पूरी यूनिवर्स की बात करें, इस पूरी अर्थ की बात करें, या हम अपने इस ज़मीन की बात करें, तो ये एक सिस्टम है, क्योंकि इसकी एक बाउंड्री होगी, ठीक है। अगर मैं इस क्लासरूम की बात करूँ तो इसको क्लासरूम क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक सर्टन बाउंड्री के अंदर है, ठीक है। हम स्कूल की बात करते हैं तो हमारा स्कूल रोड पर बाकी चीज़ों के बजाय हम ये क्या कहते हैं, ये स्कूल क्यों, क्योंकि उसकी भी एक सर्टन बाउंड्री है और उसको हमने नाम दिया हुआ स्कूल का। तो लोग कहते हैं जी ये स्कूल है और ये घर है और ये मार्केट है, ये शॉप्स हैं और ये वhatever, ठीक है। तो अब पहले हम बात करेंगे कि जब भी किसी सिस्टम के अंदर डिस्टर्बेंसेस होंगी, क्या होंगी, डिस्टर्बेंसेस कैसे होंगी, जब बॉडी मूव कर रही होगी, जब वो मूव करेगी तो उसके अंदर डेफिनेटली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। फोर्स एंड मोमेंटम हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। तो एनी हाउ इन शॉर्ट के हम कहेंगे कि उसके अंदर मोमेंटम जनरेट होगा, ठीक है ना, मोमेंटम वो क्रिएट करेगा और फिर वो मोमेंटम कहीं ना कहीं जाकर कंजर्व होगा। उस मोमेंटम को कोई ना कोई और ऑब्जेक्ट या और सिस्टम क्या करेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा या फिर इन्वायरमेंट का वो हिस्सा बनेगा। अगर आप कहते हैं कि सर हम स्पीड से कार लेकर जाते हैं, तो जब वो 120 या 100 या 80 के साथ मूव कर रही होती है, तो उसके अंदर एक मोमेंटम क्रिएट हो चुका होता है, बिल्कुल ठीक है। अब उस मोमेंटम को कैसे कंजर्व करते हैं, तो जब आपने रुकना होता है तो आप यूज़ करते हैं अपने ब्रेक्स का। तो वो ब्रेक्स के अंदर क्या लगा हुआ होता है, लेदर पैड्स लगे हुए थे। वो लेदर पैड क्या करते हैं, उस व्हील को रोकते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, और इसके जो उसमें होता है, क्या होता है कि जो लेदर पैड है वो आहिस्ता आहिस्ता वेयर आउट होता है। आपने देखा होगा वेयर एंड टियर होना शुरू हो जाता है, उसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है वो कम होना शुरू हो जाती है और आखिरकार आपको लेदर पैड चेंज करवाने पड़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई मोमेंटम जनरेट होगा तो इन्वायरमेंट के अंदर कोई ना कोई चीज़ उसको क्या करेगी, कंजर्व करेगी, उसको एक दूसरे लफ्ज़ों में महफूज करेगी अपने अंदर, ठीक है। हाँ, अब बाज़ का तो वो अगर तो सिस्टमेटिक तरीके से आप जा रहे होंगे तो वो कंजर्वेशन आपको फील नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर वो मोमेंटम इतना ज़्यादा जनरेटेड है कि उसको ऑब्जर्व करने वाला शख्स भी डैमेज हो जाए या वो सिस्टम भी डैमेज हो जाए, तो फिर आपको लगता है वो बड़ी डिस्टर्बेंस होगी। जैसे कि जब बुलेट फायर होती है तो जिस शख्स पर लगती है, वो शख्स भी तो एक्चुअल में उस बुलेट की मूवमेंट को रोकता ही है अपनी बॉडी की वजह से, लेकिन वो इतना इम्पैक्ट उसका मोमेंटम का ज़्यादा होता है तो वो उसकी जान भी चली जाती है। अब मेरी बात समझ आ रही है। इसी तरह जब एक्सीडेंट होता है, खुदा ना खास्ता कोई एक गाड़ी किसी गाड़ी को लगती है, तो असल में वो पहले वाली गाड़ी अपनी स्पीड को ही ख़त्म कर रही होती है, कम कर रही होती है, उस मोमेंटम को ट्रांसफ़र कर रही होती है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अगर तो वो सिस्टमेटिक तरीके से ट्रांसफ़र होगा तो पता भी नहीं लगेगा, अगर वो डायरेक्ट जाकर हो लगेगा तो इस डेफिनेटली फिर आपको पता है कि वो अगली गाड़ियों को भी इसी तरह के कुछ इसी तरह की कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आज हमने इस टॉपिक में डिस्कस करनी है। तो पेज नंबर आप ओपन करें बेटा 69।
जी जस्ट अ मिनट। जी स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, वो डोर तरह मैंने बंद करना था। अच्छा ओके, अब इसी तरह के हम जो सिस्टम्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा पेज नंबर निकाल लीजिए 69, फिजिक्स यूनिट नंबर 3, और इसको आज हम डिटेल से ज़रा देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो हमारे पास कैसे होता है। ओके वो कहते हैं मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी। ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई, पहले भी डिस्कस कर ली, मास एंड वेलोसिटी। A system is a group of bodies within a certain boundaries। अब वो सिस्टम की डेफिनेशन दे रहा है, आप इसको मार्क कर लें, अंडरलाइन कर लें। सिस्टम क्या है कि डिफरेंट बॉडीज़ का ग्रुप जिसको एक सर्टन बाउंड्री के अंदर दी। जैसे मैंने एग्जांपल दी क्लासरूम की, मैंने आपको एग्जांपल दी स्कूल की, या आपका घर क्यों है वो एक सर्टन बाउंड्री के अंदर होता है। ठीक है, फिर वो कहते हैं एक होता है सिस्टम और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेट का मतलब ये होता है जब इंसान कहता है कि यार उसने खुद को आइसोलेट कर लिया, मतलब उसने अपने आप को बिल्कुल बैरूनी मामलात से दूर कर लिया है, तन्हा कर लिया अपने आप को, अंडरग्राउंड का समझने कर लिया, जिसमें बाहर का इम्पैक्ट कोई नहीं हो रहा और उसकी वजह से भी बाहर कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा। फिर लोकल मैं आपसे बात करूँ तो आइसोलेटेड सिस्टम वो होगा ऐसा सिस्टम जिस पर कोई बाहर की फोर्स अंदर इंटर ना करे और अंदर वाले कोई फोर्स बाहर इंटर ना करे, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। जी, एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरएक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। ठीक है, जिसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही है। If no unbalanced or net force act on the system, then according to equation its momentum remains constant। अब ये बात ज़रा समझने वाली है। वो कहता है कि अगर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट ही ना कर रही हो जिसकी वजह से मोमेंटम में कोई डिस्टर्बेंसेस आए, तो उसका मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब कोई गाड़ी अगर किसी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो देन इट विल बी मूव। अगर कोई उसको डिस्टर्बेंसेस नहीं है तो वो उसी एक स्पीड से उसी एक मोमेंटम से मूव करती रहेगी। अंडरस्टैंड करें, अगर आप ब्रेक्स लगाएंगे मोमेंटम में डिस्टर्बेंसेस लाएंगे, नेट फोर्स कोई ना कोई अप्लाई होगी बॉडी के ऊपर, तो डेफिनेटली वो रुकेगी और उसका मोमेंटम क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। लेकिन अगर वो कहता है कि कोई भी डिस्टर्बेंसेस फोर्स ना लगे तो फिर उसका जो मोमेंटम होता है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। Thus the momentum of an isolated system is always conserved। अब होता क्या है आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये हुआ कि लेट्स सपोज, मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपने एक बीकर लिया, इसको आपने ऊपर से क्लोज कर दिया, अब आपने इसके अंदर वाटर, ये क्लोज सिस्टम है, आप इसको हीट करेंगे ना तो ये वाटर लिक्विड जो है ये क्या बनेगा, वेपर बनेगा। लेकिन इनको बाहर जाने की जगह नहीं मिल रही, ये यहाँ से टकराएंगे फिर वापस आते रहेंगे, लिक्विड वेपर्स बनते रहेगा, ठंडे होने पर वेपर लिक्विड बनते रहेंगे, लिक्विड वेपर बनता रहेगा। तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट मोमेंटम रहेगा और ये क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। जो मोमेंटम क्रिएट हुआ वो ऊपर गया वापस आ गया, ये नीचे चला गया, नीचे से ऊपर चला गया, तो ये इसलिए वो कह रहा है कि ऑलवेज कंजर्व। दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और इसी थ्योरी के ऊपर हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जी डेफिनेशन है, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरएक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट, जिसमें दो एटलीस्ट तो दो होना, दो चीज़ें होंगी। अब इसमें एक तो है वाटर यानी कि, और दूसरा जो है वो ये आपके पास क्लोज चैम्बर जिससे वो टकरा कर वापस आ रहा और कंजर्व हो रहा है। दो या दो से ज़्यादा अगर कोई बॉडीज़ इंटरैक्ट कर रही हों तो उन बॉडीज़ का जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कंसीडर द एग्जांपल ऑफ एन एयर फिल्ड बैलून एज डिस्क्राइब अंडर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपको याद होगा न्यूटन्स के थर्ड लॉ में हमने एक बैलून की एग्जांपल ली थी कि हमने कहा था कि बैलून को आप एयर फिल करेंगे और उसको यूँ पकड़ेंगे और उसके बाद जैसे उसको सेट फ्री यानी छोड़ देंगे, क्योंकि आपने उसका जो मुंह है उसको आपने रैप नहीं किया अच्छी तरह, आप जैसे उसको छोड़ेंगे तो बैलून कहाँ जाएगा, इस साइड पर, और एयर कहाँ जाएगी, इस साइड पर। इसका मतलब ये हुआ कि एयर बाहर निकली, किसके अंदर आई, सिस्टम। पहले देखें कि जैसे एयर जो फील्ड थी बैलून के अंदर, वो एक सिस्टम के अंदर ट्रैप हुई थी, एक सिस्टम में ट्रैप हुई थी ना, क्योंकि बैलून की एक सर्टेन बाउंड्री थी।
जैसे ही आपने उसको रिलीज़ किया वो एयर सिस्टम से निकलकर बाहर इन्वायरमेंट में आई और उसने इन्वायरमेंट में आकर डिस्टर्बेंस क्रिएट की। मतलब एक इन्वायरमेंट के अंदर एयर नहीं थी पहले, मतलब जो बैलून के अंदर है वो एयर इसमें एटमॉस्फेयर में नहीं थी। जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में आई तो एक मोमेंटम आया जो एटमॉस्फेयर के अंदर, एक डिस्टर्बेंसेज आई, तो उसको क्या करेंगे, उस मोमेंटम का कोई ना कोई रिएक्शन आएगा, उस मोमेंटम को कोई ना कोई चीज़ कंजर्व करेगी। और कंजर्वेशन ये है कि उस सिस्टम ने उस बैलून को उठाकर, मतलब मोमेंटम मीन कि अगर आप किसी सिस्टम में कोई भी मोमेंटम क्रिएट करवाते हैं, डिस्टर्बेंस करवाते हैं, तो इन रिटर्न आपको उसको कंजर्व करवाने के बाद ये नहीं हो सकता कि बैलून को सेट फ्री किया और सिर्फ एयर बाहर आ गई और बैलून को कुछ भी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके रिएक्शन में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, इसलिए उसने न्यूटन्स लॉ का जिक्र किया कि एक्शन के साथ रिएक्शन भी होता है। वो कहते हैं इन दिस केस बैलून एंड एयर इनसाइड इट फॉर्म अ सिस्टम। बैलून और एयर जो कि उस बैलून के अंदर है, ये एक मिलकर क्या बना रही है, सिस्टम। जैसे मैंने एक कंटेनर के अंदर वाटर ले लिया तो ये भी क्या बना रहा है, एक सिस्टम। अगर इसको ओपन कर देंगे तो ये जो वेपर्स हैं वो कहाँ जाएंगे, एटमॉस्फेयर में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, एटमॉस्फेयर में जाएंगे। तो ये सिस्टम तो होगा, आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होगा। जब इसको मैं बंद कर दूंगा तो ये क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा। In this case, balloon and air inside it form a system. Before releasing the balloon, the system was at rest and hence its initial momentum of the system was zero. जब तक हमने उसको ओपन नहीं किया, रिलीज़ नहीं किया, उस वक्त तक बैलून और एयर मिलकर एक सिस्टम बना रहे थे और उसका ओवरऑल मोमेंटम क्या था, ज़ीरो था, इनिशियल मोमेंटम। क्यों ज़ीरो था, क्योंकि देयर इज़ नो मूवमेंट इन द सिस्टम, यानी देयर इज़ नो मूवमेंट इन द बैलून एंड द एयर, द वेलोसिटी ज़ीरो थी, वो ट्रैप हुई हुई थी, अपने रेस्ट पोजीशन में थी डेफिनेटली, क्योंकि P = mv है, वेलोसिटी ज़ीरो, तो फिर ओवरऑल मोमेंटम भी ज़ीरो। वेलोसिटी ही ज़ीरो हो सकती है, मास तो ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। As soon as the balloon is set free, जैसे ही वो कहते हैं बैलून को हम छोड़ेंगे, एयर escapes out of it with some velocity। आगे वही बात कि जैसे आपने बैलून को सेट फ्री किया, एयर बाहर निकली विद सम वेलोसिटी टू कंजर्व मोमेंटम। अब इस मोमेंटम को क्या चीज़ करना पड़ेगा, कंजर्व, महफूज करना पड़ेगा। द बैलून मूव्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ एयर रशिंग आउट। तो फिर वो जो बैलून है वो ऑपोजिट टू द एयर जाएगा। रशिंग आउट का मतलब तेज़ी से निकलती हुई हवा के ऑपोजिट जाएगा। उसको क्या करने के लिए, कंजर्व करने के लिए कि सिस्टम में अगर एयर इस साइड पर आई है तो बैलून किस तरफ जा रहा है, उस तरफ जा रहा है, ठीक है। ओके जी, ये एग्जांपल मुझे लगता है आपको समझ आ गई। अब हम एक और एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें उसने दो स्फेयर्स लिए, जस्ट लाइक जैसे स्नूकर बॉल्स होती हैं, आपने देखा होगा, या आप फुटबॉल की बात कर सकते हैं या टेनिस बॉल की बात कर सकते हैं। जस्ट लाइक उसने एक स्फीयर लिए, एक को उसने कहा है कि M1 है और एक को उसने कहा है कि M2, और वो ये कहेगा कि M1 मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ U1 एंड M2 इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ U2। ओके, consider an isolated system of two spheres of masses m1 and m2 as shown in figure. They are moving in a straight line with initial velocities u1 and u2. ठीक हो गया, turn your page respectively bil tartib such that u1 is greater than u2. If u1 is greater than u2, तो फिर क्या होगा, अगर पीछे वाली जो बॉडी है वो आपके पीछे पीछे आ रही है और उसकी वेलोसिटी आपसे ज़्यादा है और वो है भी बिल्कुल आपके पीछे, तो डेफिनेटली वो आपको क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी पीछे से, ऐसी है बिल्कुल। स्फीयर ऑफ मास m1 अप्रोच द स्फीयर ऑफ मास m2 एज दे मूव। अगर पिछले की वेलोसिटी अगले से ज़्यादा है तो फिर m1 इस तक अप्रोच कर लेगा, और जब m1 इसको अप्रोच कर लेगा तो कुछ इस तरह होगा, इनमें एक कोलिजन होगी, टकराव होगा ना, कोलिजन। जैसे कि पेज नंबर 69 पर बी डायग्राम आप देखेंगे तो एट कोलिजन, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर इन्होंने m1
को क्या रखा हुआ है, m1 का जो मास है वो कम है और m2 का मास जो है वो ज़्यादा है, और इसी वजह से m1 की जो वेलोसिटी है वो m2 की निस्बत क्या है, ज़्यादा है। बात समझ आ रही है? ये बड़ा स्फीयर है कोई, तो डेफिनेटली ये कोई स्लो उससे चलेगा स्पीड से, वेलोसिटी से, और ये क्योंकि स्मॉलर मास वाला है, लाइटर मास है, इसकी वेलोसिटी इससे क्या होगी, ज़्यादा होगी और ये जाकर इसको टकराएगा। बात समझ में आ गई? ओके। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द मास m1 क्या होगा, मोमेंटम m1, मोमेंटम ऑफ m1 क्या होगा, mv होता है, तो हम आ जाएगा कि m1 u1, मोमेंटम यही होता है ना बेटा, P इज इक्वल टू mv, m की जगह हमारे पास m1 है और v की जगह वेलोसिटी हमने क्या कहा है, u1 का। ये किसका मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1। अब इनिशियल मोमेंटम ऑफ m2 क्या होगा, वो क्या होगा, m2 u2। बात समझ आ रही है कि इनिशियली m1 का मोमेंटम होगा m1 u1 और m2 मास का मोमेंटम क्या होगा, m2 u2। ठीक है जी, ओके। द टोटल मोमेंटम क्या होगा इनिशियल बिफोर कोलिजन, यानी कि अभी ये दोनों बॉडीज कोलाइड नहीं की, टकराव नहीं हुआ, इससे पहले इन दोनों सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, तो सम कर ले दोनों को, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी m1 u1 प्लस m2 u2। सिंपल सी बात है, सिस्टम 1 का मोमेंटम प्लस सिस्टम 2 का मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, बिफोर कोलिजन द मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। अच्छा, अब क्योंकि हमने कहा था कि u1 इज ग्रेटर देन u2, then definitely it will approaches the mass m2 and strike or collide with mass m2। तो after some time mass m1 hits m2, m1 क्या करेगा, हिट करेगा m2 को और with some force, बिल्कुल, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देन डेफिनेटली अगर एक बॉडी ने एक एक्शन किया दूसरी बॉडी पर, तो दूसरी बॉडी का रिएक्शन होगा पहली बॉडी पर। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, m2 exert an equal, exert करेगा इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑन m1, तो फिर उनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएगी। देखा ना, जब ये जाकर उसके साथ टकराएगा तो m2 भी कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, तो उनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएगी, और लेट से उनकी वेलोसिटीज जो हैं अब जो बन रही हैं, m1 की बन जाती है v1 और m2 की बन जाती है v2। चेंज होगी ना वेलोसिटीज, चेंज हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं भी, मतलब पहले 2 थी तो फिर अब 1 हो गई, या पहले 5 थी तो अब 2 हो गई। हमने कहा पहले u1 थी तो अब v1 होगी, चेंज होगी, पहले u2 थी तो अब v2 होगी, चेंज होगी। चेंज कम हुआ या ज़्यादा हुआ हमें इससे भी गर्ज नहीं, हमें ये पता लगा है कि वेलोसिटीज़ जो हैं वो क्या हो गई हैं, चेंज हो गई हैं। ओके, let their velocities become v1 and v2 respectively after collision। तो फिर फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m1 क्या होगा, पहले था इनिशियल मोमेंटम, अब मैं क्या कहूँगा इसको, फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m1 क्या हो जाएगा, m1 v1, फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m2 क्या हो जाएगा, m2 v2, और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, बिफोर कोलिजन की जगह हम यहाँ लिख देते हैं आफ्टर, ये हो जाएगा जी m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, ओके।
जी, यही इक्वेशंस हैं बुक पर। फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m1 m1 v1, फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m2 m2 v2, टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ देयर कोलिजन सिस्टम m1 v1 प्लस m2 v2 अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या पढ़ा था कि किसी भी सिस्टम का दो या दो से ज़्यादा बॉडीज जब इंटरेक्ट करते हैं तो उनका जो मोमेंटम है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है और कंजर्व रहता है। तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन एंड टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन क्या रहेगा, इक्वल होगा। तो यानी m1 u1 plus m2 u2 should be equal m1 v1 plus m2 v2। m1 u1 plus m2 u2 क्या था, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और m1 v1 plus m2 v2 क्या है, फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये क्या होगा, इक्वल रहेगा। और यही क्या है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं यहाँ एंड करता हूँ, क्योंकि आपके पास ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है वैसे तो अभी ये कंटिन्यू होना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। तो ये दो तरह से आता है। वो कहता है व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, तो फिर आपने सिर्फ यहीं तक लेकर आना होता है, डेरिवेशन विद दिस डायग्राम्स और और एक क्वेश्चन यूँ बन के आता है कि डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन। तो फिर एप्लीकेशंस के लिए वो आपको नेक्स्ट जो 2-3 पैराग्राफ हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप टॉपिक है, बच्चों को याद करने में थोड़ा सा वो ये समझते हैं कि शायद पता नहीं कितना रट्टा मारना, रट्टा नहीं मारना, ये बात ज़हन में रखें। थोड़ी सी चीज़ों को सिस्टमेटिक याद कर लिया करें, देख लिया करें। और मैंने हर चीज़ की एग्जांपल आपको डेली लाइफ से दी होती है कि सिस्टम क्या है। तो हमारी क्लास भी एक सिस्टम है, हमारा स्कूल भी एक सिस्टम है, बाउंड्री क्या होती है, आइसोलेट क्या है, आइसोलेशन की भी मैंने दी हो। मैंने केमिस्ट्री वाला भी टॉपिक इसमें ऐड ऑन कर लिया, ठीक है ना। आप भी जब इसको थोड़ा सा इस तरह देखेंगे तो फिर आप उस टॉपिक को जल्दी याद कर लेंगे। और फिर की पॉइंट पकड़ा करें टॉपिक के, जब भी पकड़ने क्या पकड़ने, की पॉइंट्स पकड़ने। उससे ये होता है कि आपको टॉपिक को याद करने में और उसको प्रेजेंट करने में आसानी हो। तो फिर आप अपनी तरफ से भी कोई बात उसमें लिख सकते हैं, लेकिन वो होनी चाहिए उसे रेलिवेंट, ठीक है। तो आज की जो आपकी असाइनमेंट है एक तो वो ये है, और हम देखते हैं कि एक्सरसाइज का कोई शॉर्ट क्वेश्चन इससे अगर मिलता है तो बिल्कुल। 3.11 व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। और वाई इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इम्पोर्टेंट। ये दो टॉपिक हो गए। 3.11 एक्सरसाइज 3.11 एंड 3.12 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। और इसके अलावा आपका आज तक का ये हो गया। अच्छा, फिर 3.18 में एक है वर्ड सीट बेल्ट्स। 3.18 का पार्ट है 5th, सीट बेल्ट के बारे में क्या आप जानते हैं। तो ये भी साइड इन्फॉर्मेशन पर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो कंजर्वेशन मोमेंटम से ये रेलिवेंट है, तो आपने इसको भी अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमने डिस्कस किया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका भी हमने फर्स्ट पार्ट किया है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी एप्लीकेशंस और फिर इसी की जो एप्लीकेशन में हम न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना, तो उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम साथ डिस्कस करेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से बेटा आपने याद करके लिखना है, रफ प्रैक्टिस करनी है, मुझे सेंड करना है। और इंशाल्लाह करीब आपके स्कूल भी अलग रहेगा, इंशाल्लाह ओपन हो जाएंगे। तो फिर बाकी के जो लेक्चर्स होंगे वो आपके पास आकर फिजिकली देंगे। आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला से दुआ है कि वो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।